नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं ना, जो सच में किसी रहस्यमयी पहेली जैसी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की। देखिए, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ भारत के भूगोल और इतिहास को करीब से जानने में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये चर्चा आपके लिए एकदम परफेक्ट है। दंतेवाड़ा एक ऐसा जिला जहां एक तरफ आपको प्राचीन आदिवासी संस्कृति की एकदम गहरी धड़कन सुनाई देगी और वहीं दूसरी तरफ बड़ी बड़ी मशीनों और वर्ल्ड क्लास माइनिंग का शोर गूंजता है। तो चलिए आज इस कमाल के लैंडलॉक जिले के कुछ बहुत ही जरूरी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिकोड करते हैं। अब जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक ही जिले में 14वीं सदी के लाल बलुआ पत्थर से बने शांत प्राचीन मंदिर हों और ठीक उसी जिले में दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वालिटी का लोहा निकालने वाली भारी भरकम खदानें भी हों? मतलब इतिहास और भारी उद्योग का इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट। यही तो दंतेवाड़ा की सबसे खास बात है, जो इसे बाकी सभी जगहों से बिल्कुल अलग ला खड़ा करती है। तो आज की हमारी रूपरेखा बहुत ही साफ है। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले भूगोल, फिर इसका ऐतिहासिक महत्व और मां दंतेश्वरी का मंदिर, उसके बाद बारसूर की प्राचीन नगरी, फिर चलेंगे बैलाडीला के लोहे की खदानों की तरफ और आखिर में देखेंगे यहाँ की संस्कृति और आज का नया विकास। तो चलिए सीधा जंप करते हैं हमारे पहले खंड पर, दंतेवाड़ा का भौगोलिक परिचय। 1998 में ये एक अलग जिला बना था। भूगोल की बात हो और नदियों की बात न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब नदियों को देखिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। प्रमुख नदी है इंद्रावती, जो जिले की सबसे लंबी सीमा बनाती है। इसके बाद आती है शंखिनी नदी, जिसका उद्गम बैलाडीला की पहाड़ियों से होता है, और तीसरी है डंकिनी नदी, जो डांगरी डोंगरी से निकलती है। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि ये दंतेवाड़ा के इतिहास और यहाँ के लोगों की आस्था से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, 1210 मीटर, ये आंकड़ा याद कर लीजिए। ये ऊंचाई है नंदीराज चोटी की। ये दंतेवाड़ा का सबसे ऊंचा पॉइंट है। और आपको पता है इसका नाम नंदीराज क्यों है? जी हाँ, भगवान शिव के वाहन नंदी के नाम पर। मतलब यहाँ के भूगोल में भी आपको धर्म और आस्था की झलक एकदम साफ देखने को मिल जाएगी। खंड 2, ऐतिहासिक विरासत और मां दंतेश्वरी। अब थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और चलते हैं उस दौर में जब इस जगह को तलग्राम कहा जाता था। इस जगह को इसकी आज की पहचान दी राजा अन्नम देव ने। उन्होंने काकतीय वंश की स्थापना की थी और उनका सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा। उन्होंने अपनी राजधानी को पहले वरंगल से तरलागुड़ा शिफ्ट किया और फिर वहां से फाइनली दंतेवाड़ा लेकर आए। इसी ऐतिहासिक सफर ने दंतेवाड़ा की नींव रखी। अब बात करते हैं दंतेवाड़ा की असली पहचान की, मां दंतेश्वरी का मंदिर। ये बस्तर क्षेत्र की कुल देवी का निवास है। इस मंदिर की लोकेशन बहुत ही खास है। ये ठीक शंखिनी और डंकिनी नदियों के संगम पर बना है। और दिलचस्प बात यह है कि संगम पर एक नदी का पानी आपको बिल्कुल साफ दिखेगा और दूसरी का लाल। चालुक्य वास्तुकला से प्रभावित इस मंदिर में हर साल फागुन मड़ई नाम का बहुत बड़ा उत्सव होता है। ये पूरे अंचल की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। आगे बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, बारसूर, मंदिरों की प्राचीन नगरी। ये जगह कभी छिंदक नागवंश की राजधानी हुआ करती थी। पता है, इतिहास में बारसूर को बस्तर का खजुराहो कहा जाता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो 1873 में ना एक ब्रिटिश सर्वेक्षक थे, बेगलर। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि एक समय में इस जगह पर 147 मंदिर और 147 तालाब थे। जरा इमेजिन कीजिए, 147 मंदिर और 147 तालाब। ये अपने आप में उस दौर के विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर को साबित करता है। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के शौकीनों के लिए तो बारसूर एक खजाना है। यहाँ आपको 2 एकदम अलग शैलियों का गजब का संगम मिलेगा। एक तरफ है मामा भांजा मंदिर, जो अपनी बेहतरीन द्रविड़ शैली के लिए मशहूर है, जिसमें भगवान शिव और गणेश विराजमान हैं। और ठीक दूसरी तरफ है चंद्रादित्य मंदिर, जो पंचायतन शैली का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और ये सभी शानदार स्ट्रक्चर्स मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए थे। प्राचीन इंजीनियरिंग का असली कमाल देखना है तो बत्तीसा मंदिर देखिए। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये पूरा का पूरा शिव मंदिर 32 खंभों पर टिका हुआ है और इसके अंदर एक ही पत्थर से तराशी गई नंदी की बेहद खूबसूरत मूर्ति है। इसके अलावा बारसूर में भगवान गणेश की 8 फीट ऊंची एक विशाल मोनोलिथिक प्रतिमा भी है, जो उस जमाने की मूर्ति कला का एक अद्भुत नमूना है। हमारा चौथा खंड है बैलाडीला लौ अयस्क का खजाना। अब प्राचीन मंदिरों की शांति से निकलकर हम आधुनिक अर्थव्यवस्था को पावर देने वाले लोहे के पहाड़ों की ओर चलते हैं। 65 से 68%, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है।
भूविज्ञानी एच क्रूकशैक ने बैलाडीला के जिस हेमेटाइट लौह अयस्क की खोज की थी ना, वो दुनिया के सबसे प्रीमियम अयस्कों में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लोहे की शुद्धता का प्रतिशत इतना ज्यादा है। इसी एक फैक्ट ने दंतेवाड़ा को सीधे ग्लोबल इंडस्ट्रियल मैप पर ला खड़ा कर दिया है। और इस लोहे को निकालने और एक्सपोर्ट करने का जो प्रोसेस है ना, वो किसी लॉजिस्टिक चमत्कार से कम नहीं है। पहले एनएमडीसी यहाँ की 14 अलग अलग खदानों से माइनिंग करती है। फिर इस अयस्क को एक 267 किलोमीटर लंबी स्लरी पाइपलाइन के जरिए सीधा विशाखापट्टनम बंदरगाह तक भेजा जाता है और वहां से ये जाता है जापान के स्टील प्लांट्स में। मतलब दंतेवाड़ा की पहाड़ियां सीधे दुनिया से कनेक्टेड हैं। लेकिन एक मिनट, बैलाडीला सिर्फ माइनिंग के बारे में नहीं है। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज है। इन्हीं भारी भरकम खनन वाली पहाड़ियों के एकदम शिखर पर ढोलकल गणेश की 11वीं सदी की एक प्राचीन मूर्ति बैठी हुई है, जिनका मुख दक्षिण की ओर है। जरा सोचिए, एक तरफ मशीनें पहाड़ खोद रही हैं और उसी पहाड़ के ऊपर 11वीं सदी का इतिहास शांति से विराजमान है ना कमाल की बात। वैसे एएसआई ने इसे हाल ही में पुनर्स्थापित भी किया है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी खंड पर, संस्कृति और आधुनिक विकास। यहाँ हम देखेंगे कि दंतेवाड़ा अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी भविष्य की तरफ कैसे कदम बढ़ा रहा है। यहाँ आपको दो बिल्कुल अलग टाइमलाइंस एक साथ चलती हुई दिखेंगी। एक तरफ माड़िया जनजाति की सदियों पुरानी उरसकाल परंपरा है। इसमें वो अपने गुजरे हुए लोगों की याद में खूबसूरत नक्काशी वाले पत्थर के स्मृति स्तंभ खड़े करते हैं। ये उनका अतीत का संरक्षण है। और ठीक इसी जिले में पालनार नाम का एक गांव है, जिस पूरे क्षेत्र का पहला 100% कैशलेस और डिजिटल गांव बन चुका है। मतलब ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी दोनों हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं। यहाँ की लोकल लाइफ सच में बहुत कलरफुल है। अगर आप माड़िया जनजाति का गौर नृत्य देखेंगे तो बस देखते रह जाएंगे। इसमें नर्तक जंगली भैंसे यानी बाइसन के सींग से बना एक बड़ा सा मुकुट पहनते हैं, जो विजुअली बहुत ही शानदार लगता है। और खेती की बात करें तो यहाँ के लोग कोदो कुटकी जैसे मिलेट्स यानी मोटे अनाज की खेती बहुत प्रमुखता से करते हैं, जो आज के समय में दुनिया भर में सुपर फूड माने जा रहे हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान के बारे में जानते हैं, लोन वराटू। स्थानीय भाषा में इसका मतलब होता है अपने घर लौट आओ। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पुनर्वास अभियान है, जिसका मकसद उन लोगों को वापस मुख्य धारा से जोड़ना है जो किसी वजह से भटक गए थे। इसके तहत सरकार उन्हें मकान और अपना रोजगार शुरू करने में मदद करती है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक 600 से ज्यादा लोगों ने इसके तहत एक नई शुरुआत की है। अर्थव्यवस्था को सिर्फ खनिजों पर निर्भर न रखने के लिए यहाँ डेनेक्स यानी दंतेवाड़ा नेक्स्ट की शुरुआत की गई है। ये एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग पहल है, जिसने यहाँ की महिलाओं को जबरदस्त तरीके से आत्मनिर्भर बनाया है। और इनकी क्वालिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्हें सीधे ब्रिटेन यानी यूके से कपड़े बनाने के इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आखिर में दंतेवाड़ा के भविष्य की नींव जावंगा की एजुकेशन सिटी। ये 100 एकड़ से भी ज्यादा में फैला एक विशाल कैंपस है, जिसे खास तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने के लिए बनाया गया है। यहीं पर छत्तीसगढ़ का पहला बीपीओ सेंटर और सक्षम जैसे स्पेशल स्कूल मौजूद हैं। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है, बल्कि शिक्षा के जरिए एक पूरी जनरेशन को बदलने का बहुत ही सॉलिड तरीका है। तो इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। हमने दंतेवाड़ा का भूगोल देखा, इतिहास समझा, संस्कृति जानी और विकास भी देखा। लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसी जगह जो रोज अपने पहाड़ों को चीरकर भविष्य का लोहा निकाल रही है, वो अपने बारसूर के प्राचीन मंदिरों और ढोलकल गणेश की उस शांत आत्मा को कैसे आज भी जिंदा रखे हुए है। शायद यही दंतेवाड़ा का असली जादू है। आज की चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है आपको दंतेवाड़ा के ये पहलू बहुत दिलचस्प लगे होंगे और आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।